नमस्कार, जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने टेंस वाइज हिंदी में पहचान को समझा। आज हम अंग्रेजी में टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे हम यूज करेंगे और उनको कैसे हम याद करेंगे, इसे हमने सारणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इनकी इन बॉक्स में हमने पहचान आपको समझाई थी। तो उसी के अनुसार यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लो हिंदी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से हमको वाक्य मिलते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम इतनी बात समझ गए तो इसके बाद में हमको वो सेंटेंस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। तो अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले तो हमको हिंदी सेंटेंस को समझना है कि ये कौन सा टेंस है। तो हम समझ जाएंगे कि मान लो ये हमारा इंडेफिनिट का प्रेजेंट टेंस का है। तो देखेंगे उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, क्या मेन वर्ब लगाएंगे। तो ये दो चीज़ें यदि हमारी कन्फर्म हो जाएंगी तो हम आगे आसानी से बढ़ जाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो अगली वीडियोज में हम टेंस वाइज क्रमबद्ध रूप से कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या कौन सी वर्ब लगेगी, इसको हम एक एक करके टेंस वाइज बताएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लिखा हुआ है। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हम आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी सेंटेंस होगा तो उसमें हम देखते हैं यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगली वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही हम बताएंगे। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हमारी वर्ब भी होगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हमारी वर्ब होगी। तो यहाँ V1 और V1 के साथ में SES और IES लिख करके हमने बताया है। तो SES और IES ये कैसे क्या करते हैं, तो इसका मतलब आपको रटना नहीं है कि हम वर्ब के साथ में SES और IES लगा देते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो। अब यदि किसी ने कह दिया कि हम क्यों लगाते हैं तो फिर हम खड़े रह जाएंगे, इसलिए रटना नहीं है, उसको समझना है। तो कहने का आशय है जब सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर ही रखना होगा। जैसे मान लो सब्जेक्ट हमारा ही है तो ये सिंगुलर है। मान लो वह जाता है, ये सेंटेंस आपको मिला, तो जाना यानी गो, तो कोई भी वर्ब मूल रूप में होती है तो प्लूरल होती है। इसको विशेष ध्यान रखें, जो कि हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है। तो ही हमारा सिंगुलर है तो गो को भी हमें सिंगुलर बनाना है। तो सिंगुलर बनाने के लिए ही हम SES IES का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गो का गोज हो जाएगा, यानी ही गोज। और हम जाते हैं तो भी गो, यानी भी प्लूरल है तो गो भी हमारी प्लूरल है। वह जाती है तो सी यानी सिंगुलर है तो सी गोज कर देंगे। यदि अफर्मेटिव के अलावा, अब अफर्मेटिव में भी जैसे हमने पहचान में बताया था कि ता तो है, ती तो है, इस प्रकार के सेंटेंस मिले। जैसे वह जाता तो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। इसको विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट्स। जैसे वह जाता तो है या वह अवश्य जाता है, वह जरूर जाता है, ऐसे शब्द मिले तो हम कह देंगे ही डज गो। तो ये ना सोचें कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें डू डज कहाँ से हो गया। तो जब भी एम्फेटिक यानी क्रिया पर जोर देकर बोला जाए तो हमें डू और डज का प्रयोग करना पड़ता है। तो कह देंगे ही डज गो, यानी कि वह जाता तो है। तो ध्यान रहे जब डज हो जाएगा तो ही सब्जेक्ट होगा, तो फिर हमारी जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपने मूल रूप में ही रहेगी। जैसे ही डज गो, तो गो हमारी प्लूरल में ही रहेगी, फिर गोज नहीं कहेंगे।
अब इसी प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। तो इनको भी हम सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयुक्त करते हैं। जैसे ही, सी, इट, इन सब के साथ में हम इज लगाएंगे, आई के साथ में एम लगाएंगे, और वी, दे, यू इनके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। और वी फोर यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म। जैसे गो के साथ में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगी गोइंग, वर्क के साथ में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। तो इसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और इनके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो वह चला गया है यानी वह जा चुका है। तो आ है या चुका है, जैसा कि हमने पहचान में बताया था, वाक्य अंत में आ है, ई है, ए है मिले, या चुका है, चुकी है, चुके हैं मिले, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो वह चला गया है, तो इसको कहेंगे ही हैज गॉन। अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, और इसमें भी हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और समय के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम पास्ट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट। तो पहचान के अनुसार हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब विशेष बात ध्यान करने की है कि जितने भी टेंस होते हैं केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का उपयोग नहीं होता। जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है या एम्फेटिक सेंटेंस है, यानी कि वह जाता तो था। तो उसको हम बोल देंगे ही डिड गो। अर्थात इस टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होता है, और अफर्मेटिव यदि एम्फेटिक हो तो हम डिड का प्रयोग कर देते हैं। तो ही डिड गो यानी वह जाता तो था। और इसके अलावा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी मिले हमें तो हम उसके लिए डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। तो कोई भी इंडेफिनिट टेंस के साथ में यदि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, जैसे प्रेजेंट में डू डज का, और पास्ट में डिड का, और फ्यूचर में शैल विल का, तो उसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होगी। केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। और यहाँ प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, और इसके साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दें कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर यानी कंटिन्यूअस कोई भी हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। तो प्रेजेंट के साथ में भी, पास्ट के साथ में भी और फ्यूचर के साथ में भी। तो यहाँ पर वाज वर्ब के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। और देखेंगे कि परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हेड होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हम हेड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा यदि पास्ट में तो उसमें हैड बीन लगेगा और वर्ब की
फोर्थ फॉर्म लगेगी और समय के लिए सिंस और फॉर प्रयुक्त करेंगे। अब देखेंगे फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में हम शैल विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है, जैसे यहाँ एम्फेटिक टाइप के वाक्य हमको मिले थे, जैसे वह जाता तो है या वह जाता तो था, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ यदि मिल जाएगा हमको वह जाता तो होगा, यानी वह ऐसा काम अवश्य करता तो होगा। तो जब तो होगा मिले तो उसको हम एम्फेटिक वाक्य कह देंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे आई और वी के साथ में हम शैल लगाते हैं सामान्य रूप से, और अन्य सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो जब एम्फेटिक वाक्य मिले तो हम ठीक उसका उल्टा कर देते हैं, यानी आई और वी के साथ में हम विल का प्रयोग कर देंगे और अन्य सभी के साथ में शैल का प्रयोग कर देंगे, तो वो हमारा एम्फेटिक सेंटेंस हो जाएगा। और यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखेंगे तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी शैल बी और विल बी। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, यानी आई भी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी हर कंटिन्यूअस में आप देखेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, और हर परफेक्ट में देखेंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे प्रत्येक में तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, और समय के लिए सिंस फोर सभी में मिलेगा। तो यहाँ शैल हैव और विल हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और शैल विल और उसके साथ में हैव बीन लगा हो और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, साथ में सिंस फोर और टाइम दिया हो, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो हिंदी में वाक्य मिलेगा तो उसके लिए हमें ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान रखना होगा। तो जब भी हमें जो हमने पहचान हिंदी में बताई थी प्रत्येक बॉक्स के अनुसार, तो जो भी बॉक्स इसका है तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उपयोग होगी, और जैसे मान लो परफेक्ट में है और पास्ट में है तो यहाँ जो हिंदी की पहचान थी उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी सभी में इसी प्रकार से हम प्रयुक्त करेंगे और इसको हम इसी प्रकार से याद भी करेंगे। अब अगली वीडियोज में हम आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी इसको हम चार्ट के अनुसार आपको आसानी से समझा देंगे, तो आप अन्य टेंसों के साथ तुलना करते हुए उसे बहुत ही सरलता से समझ पाएंगे। लेकिन अगले वीडियो आपको तभी पूरी तरह से समझ में आएंगे जब आप हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का प्रत्येक वीडियो शुरुआत से देखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, तो आप बहुत आसानी से हमारे साथ समझते आएंगे और आप टेंस में कभी भी नहीं घबराएंगे, ये हमारी गारंटी है। और कोई भी एग्जाम और कंपटीशन में भी आपका अंग्रेजी से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स समझ में आई होंगी, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहाँ किस तरह से प्रयुक्त करना है। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए आपको धन्यवाद।